अच्छा, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट खत्म हो गया था, ठीक है। जस्ट सेंटर ऑफ मास का खत्म हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सुन मेरी बात करें सब लोग। देखो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट नहीं समझा, सुन रहे हो ना? अगर नहीं समझा आज का लेक्चर, तो अगले 5-6 लेक्चर फिर मत आ, कुछ भी नहीं समझे। पॉइंट समझा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आगे का पूरा टॉपिक है बेटा। अगर यही नहीं समझेगा तो आगे का क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझने वाला। सो प्लीज, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझा तो प्लीज बोलो सर नहीं समझा, तो तीसरे तीसरे चौथे किसने किससे मदद से जरूर बता दो। लेकिन अगर नहीं समझा तो प्लीज क्लियर करके लो, बिकॉज अगर ये नहीं समझेगा तो आगे कभी कुछ भी नहीं समझेगा। चलो, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले, देखो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो एम आई बोले तो मुंबई इंडियंस। चलो, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is any shape of the body, circular ऐसा नहीं है, any shape of the body it is. This is axis of rotation. पता है ना, सारा डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सारा डिस्टेंस हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर करना रहता है अपनी बात। तो इस बॉडी में छोटे 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 बहुत सारे मासेस हैं। उस बॉडी छोटे 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 एन नंबर ऑफ मासेस से बना हुआ है। तो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ स्मॉल मास, ठीक है। इन सारे मासेस का अपना अपना डिस्टेंस भी होगा। So these masses are M1, M4, Mn, ऐसे n नंबर ऑफ छोटे 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 मासेस। सारे मासेस का अपना अपना अलग अलग डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारे मासेस का अपना अलग अलग डिस्टेंस। Yes, so this distance is R1, R2, R3, R4, Rn. So there are n number of small masses, सबके अपने अलग अलग डिस्टेंसेस है। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? व्हाट इज द बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इक्वल्स टू, I बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला छोटा वाला मास उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का स्क्वायर, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरह से दूसरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m2r2 स्क्वायर। उसी तरह से तीसरे का क्या होगा? m3r2 स्क्वायर डॉट 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 स्क्वायर। सारे छोटे छोटे मासेस का मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया बेटा, बोलो मोमेंट ऑफ। अब इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वही हमारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें जितने भी n नंबर ऑफ मासेस है, सारे मासेस के अपने अलग अलग डिस्टेंसेस है। तो किसी भी छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर। याद रखिएगा, mr स्क्वायर। m बोले तो मास, r बोले तो डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कहां से? उस मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जितने भी छोटे 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 मासेस हैं, इन सारे मासेस का मैंने अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया, सब ऐड कर दिया, वही हमारे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब राम सर को जरा याद करो, राम सर को याद करके बताओ, इसको शॉर्ट में लिखने का कोई फॉर्मूला है क्या? समेशन I is equals to 1 to n mi ri स्क्वायर। यस, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। I is equals to summation I is equals to 1 to n mi ri स्क्वायर। What is SI unit of moment of inertia? SI unit of mi क्या होगा बेटा बोलो?
ऐसा यूनिट बोलो जल्दी से, क्या होगा ऐसा यूनिट? अरे मास है, केजी, डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर। व्हाट इज सीजीएस यूनिट? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज डायमेंशन? दो लेंथ है ना, L2, एक मास और टाइम नहीं, L2 0, डायमेंशन भी हो गया। तो ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट डायमेंशन। तो ये तो बात हो गई, इसको लिख के एग्जाम्स में मार्क्स लेने वाले। किसी ने पूछा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इस तरह से भाई डेफिनेशन बोल दोगे। डेफिनेशन बोलोगे कैसा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा मेंशन क्यों कर रहा हूं? मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी पास हो सकता है। हर अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला। क्यों? अगर हम लोगों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही चेंज कर दिया, ये सारे डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे कि नहीं? फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग करने वाले एक ही बॉडी का 4-5 अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद पढ़ोगे बेटा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल सिर्फ इतना दिमाग में रखो, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होने वाला है। इसके लिए हम लोग कैसा बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन is defined as sum of product of all small masses and square of their distance from axis of rotation. बराबर है कि नहीं? एक बार फिर से, moment of inertia of a body about a given axis of rotation is defined as sum of product of all small masses and square of their distance from axis of rotation. ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा ये हमारा 2 मार्क्स पक्का। डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट डायमेंशन, डायग्राम ड्रॉ कर दिया बेटा। ये तो बेटा हमारा लिख के मार्क्स लेने वाली बात हो गई। बट बेटा इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो क्या, वो बोले बराबर हमारे दिमाग में क्या? तो जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जरा समझने का कोशिश करो कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए आप एमआई बोलना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोलना। क्या बोलना? एमआई बोलना। क्योंकि ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया समझेगा तो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझेगा। तो फिर इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूजन हो। इनर्शिया हमारा दो अलग अलग हो गया कि नहीं? तो एमआई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इनर्शिया जो है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे इनर्शिया के बारे में आपको पता तो होगा, नहीं पता है तो क्लियर बोल दो, मैं बताता हूँ। नहीं पता है बेटा, देख, इनर्शिया is a property of a body which doesn't allow any change. Inertia is a property of a body which doesn't allow any change. इसका origin कहाँ से हुआ? Newton's first law of motion. What is Newton's first law of motion? Every body continues its state of rest or uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, फिर मोशन में नहीं आएगा, और अगर वो मोशन में है तो फिर मोशन में रहेगा, रेस्ट में नहीं आएगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर का अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होगा, तब तक वो रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, मोशन वाला मोशन में रहेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, मतलब इसी का ओरिजिन है इनर्शिया। इनर्शिया भी यही है। अगर आपको बॉडी रेस्ट में है तो फिर रेस्ट में रहना चाहेगा, फिर मोशन में नहीं आना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो फिर मोशन में रहना चाहेगा, जल्दी से रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल, अपनी छुट्टी भाग रही है, क्यों भाग रही है? पीछे कुत्ता पड़ा है। कुत्ता किसका है? बाजू वाली का है। बाजू वाली बोलेगी बेटा भाई तो भाग मत, तेरे को नहीं काटेगा, मेरा कुत्ता तेरे को नहीं काटेगा। वेरी मच श्योर अबाउट इट कि भाई वो कुत्ता मेरे को नहीं काटने वाला, लेकिन वो तुरंत वहीं पे रुक जाएगी? थोड़ा डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही लेंगे ना बेटा। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उनके बॉडी में भागने का इनर्शिया है। आया ना? आप लोग आपका ऑडी बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहे हो 100 के स्पीड पे, सामने कोई जानवर आ गया, कुछ आ गया, फट से ब्रेक मार दो,
जहाँ पे ब्रेक मारते हो हमारी गाड़ी उधर ही खड़ी हो जाती है क्या? थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर ही लेता है। बेटा आप लोग पब में गए हो, डांस विंस कर रहे हो, बेटा 1 घंटा डांस किया, 2 घंटा डांस किया, सर और 2 घंटा डांस कर सकते, तो थोड़ा ऐसा लगा यार चल ना थोड़ा सा बैठ थोड़ा ड्रिंक वगैरह लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसके बाद है ना? तो भाई तुम लोग गए ड्रिंक वगैरह थोड़ा ले रहे हो, थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो गया, फिर जल्दी से डांस करने को नहीं होगा। क्यों? एक इनर्शिया आ गया बॉडी में, छोड़ना। कब तक? जब तक कोई हमारा फेवरेट डांस नहीं आ जाए, मतलब फेवरेट गाना नहीं है जिसको हम लोग खुद से डांस करने लगे, ऐसा कुछ चालू होगा, फिर अपन चालू हो जाए। मेरे बात समझ रहे हो बेटा? वो डांस में और 2-4 घंटे डांस डजंट मैटर, एक बार बैठ गए तो फिर जल्दी से डांस करने को नहीं। चलो ये सब इनर्शिया का एग्जांपल्स है। एक इंपॉर्टेंट इनर्शिया का एग्जांपल देता हूं, सब सबको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जरा ध्यान से सुनना आपको। इनर्शिया मैंने बताया ना, इनर्शिया 3 तरह का होता है, रेस्ट इनर्शिया, मूविंग इनर्शिया, डायरेक्शन का इनर्शिया। रेस्ट इनर्शिया भाई रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहेगा, मूविंग इनर्शिया मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, डायरेक्शन का इनर्शिया कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना है तो मुझे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके चेंज करना पड़ेगा। याद करो सर्कुलर, हमारा डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। याद आ रहा है बेटा? हाँ, तो 3 तरह का इनर्शिया होता है, रेस्ट इनर्शिया, मूविंग इनर्शिया, सेडेशन टाइप। बराबर है? अभी एक सिंपल सी बात सोच के देखो बेटा, कभी आप लोग ऐसा ट्राई करना, करते भी रहोगे मुझे नहीं पता, ट्राई करना कभी। पॉज। ये देख, हम लोग बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हमारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, बेटा हमको ना कीड़े करने की आदत है। हम लोग मतलब शांति से बैठेंगे तो मजा नहीं है, कुछ ना कुछ तूफानी करते रहने की आदत है बेटा। तो बेटा मान लो तुम लोग बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई ऑब्जेक्ट है हाथ में, बोर हो रहा है, ऐसा कैच 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 खेल रहे हैं, कैच कैच ऐसा खेलते रहते हैं, और कभी जानबूझ के सामने वाले के टकले पे गिरा भी देते, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ी मस्ती करने की आदत जो है अपने, चलो हम लोगों को मस्ती करने की आदत नहीं है, हम लोग अच्छे लोग हैं, उसका कैच 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 खेल रहे हैं। सोच के देखो, जब इसको हमेशा हमारी बस समझो 80 के स्पीड से जा रही है, 100 के स्पीड से जा रही है, बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100। हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट है, हम उसको ऐसा ऊपर फेंके। सोचो बेटा, जैसे आप ऊपर फेंकते हो, आपका ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, अरे तेरे हाथ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू, नहीं ना, वो तो आगे आगे चलता रहता है। समझो उसको 2 सेकंड भी लगा रहेगा ऊपर जाके नीचे आने तक, तो 2 सेकंड में आपकी बस तो काफी आगे निकल चुकी होगी ना, उधर ही रुकी रहेगी, आगे निकल गई होगी, तो कहाँ गिरना चाहिए? हमारे पीछे के पीछे वाले के टक्कर। हाँ यार, हाँ यार, लेकिन बेटा ना आप ऐसा ट्राई करके देखना, ये आपके हाथ में आके गिरता, ये आपके हाथ में आके गिरता है। वाई? इनर्शिया। क्यों? बेटा बस का स्पीड है 100, तो आपका भी स्पीड 100 हुआ, बिकॉज यू आर इन द बस। क्योंकि आपका बॉडी बस के कांटेक्ट में है, बस का स्पीड 100 तो आपका स्पीड 100। अगर ये ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है तो इसका भी तो स्पीड 100 हुआ ना, क्योंकि आपके हाथ और आपका स्पीड 100 है, इसका भी स्पीड है। और जब आप ऐसा ऊपर फेंकोगे ना बेटा, तो ऊपर हवा में ये भी 100 के स्पीड से मूव होगा, नीचे हम 100 के स्पीड से मूव होंगे, फाइनली हमारे हाथ में। समझे? हमारे हाथ में क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। एक बात बताओ, जैसे इसको हम लोगों ने ऊपर फेंका और हमारे ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तब आगे जाके गिरेगा, सिंपल। क्यों? हम दोनों का स्पीड सेम था, बट फेंकने के बाद इसका स्पीड वही रह गया और हमारा स्पीड क्या हो गया? कम हो गया, तो आगे वाले के सर पे जाके गिरेगा। ठीक, क्या बोलेंगे बेटा? इनर्शिया। बेटा मान लिया हम लोगों ने उसको ऊपर फेंका और हमारे ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दिया, तब पीछे वाले के टकले पे जाके गिरेगा। ये समझ रहे बेटा सब क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया प्रॉब्लम। ये इनर्शिया आ रहा है सबके दिमाग में, क्लियर? सबके दिमाग में है ये बेटा। तुम लोगों ने कभी देखा होगा तो किया भी होगा, ट्रेन में हम लोग चढ़ते, लोकल ट्रेन में भेलपुरी खाते हैं, 10 रुपए का बेचते हैं ना भेलपुरी, है ना? चल आज नहीं खाता है ना, कोरोना की वजह से, पहले पूछता था, बोल गया क्या? तो बेटा हम लोग भेलपुरी वगैरह ले लेते हैं, भेलपुरी ऐसे खाते हैं।
आके खत्म हो जाता है ना, तो मस्त उसका ऐसा ऐसा करते हैं और उसका फेंक देता है। देख बेटा, हम फेंकते कैसे, हमारी ट्रेन से जा रही है, हमारी ट्रेन से ट्रेन से जा रही है, गेट पे खड़े रहते हैं, मस्ती रहती है ना, गेट पे खड़े रहते हैं, उधर खड़े रह के भेलपुरी खाया, भेलपुरी खाया, उसको ऐसा रैपर बना, उसको सब फेंक दिया। हम कैसा फेंक रहे थे, ऐसा फेंकेंगे बाबू, कैच पकड़ेगा, कैच पकड़, कैसा फेंक रहे थे, देख देख सब ध्यान से देख, ऐसा खाया, ऐसा फेंक दिया, ऐसा फेंक दिया, कैसा क्या बोले, ये कैसा क्या, ऐसे क्या ना, तुम लोग फेंक के देखो, ऐसा जाएगा ही नहीं, वो आगे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर पीछे जाता, बराबर है ना। हम फेंकते ऐसे, बट ऐसे नहीं जाता, आगे जाके नीचे जाता, क्यों, अरे भाई बस का स्पीड है, ट्रेन का स्पीड 100, हमारी भी बॉडी का स्पीड 100, भेलपुरी हमारे हाथ में है, तो उसका भी स्पीड 100, उसका स्पीड 0 है क्या, उसका स्पीड 0 होता तो क्या होता, हमारी ट्रेन आगे जाएगी, भेलपुरी उधर रह जाएगा, भेलपुरी, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हमारे साथ भेलपुरी भी 100 के स्पीड से मूव होता रहे, फिर जब तक हम लोगों ने खा लिया तब तक उसका स्पीड 100 ही है, क्योंकि हमारे हाथ में है, बाद में उसका हम लोग मस्त चूरा करते हैं ऐसा, तब तक उसके स्पीड 100 ही है, हमारे हाथ में, मतलब उसका स्पीड 100, बट जैसे फेंका बेटा, इसके अंदर कौन सी इनर्शिया है, 100 के स्पीड से आगे मूव होने की इनर्शिया है, करके बेटा वही 100 के स्पीड से आगे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को फिर नीचे आएगा, जब तक वो नीचे जाता है ना बेटा, हम उसके आगे निकलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पीछे जा रहा है, एक्चुअली वो पीछे नहीं जाता है, आगे जाके नीचे जाता है, आगे जाता है इनर्शिया की वजह से, नीचे जाता है ग्रेविटी की वजह से, और जो हमको ऐसा लगता है ना कि पीछे जा रहा है, वो इसलिए लगता है कि हम उसके आगे जाते हैं, बस। ये सबको पॉइंट समझा बेटा, तो सब किसका एग्जाम्पल है बोलो, इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया आया दिमाग में। अब मुझे एक बात बताओ, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनर्शिया टोटली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी, more is the mass, more is the inertia, less is the mass, less is the inertia. For example, बाहर उधर मारुति 800 खड़ी है, एसी वोल्वो खड़ी है, मारुति 800 छोटी सी ऑल्टो कार, इतनी छोटी, एसी वोल्वो बड़ा सा बस, ये बेटा दोनों खड़ी है, दोनों खराब है, धक्का मारना दोनों खड़ी, उनमें से कोई भी जाएगा, मारुति 800 को धक्का मार के छोड़ के आएगा, क्योंकि उसका मास कम है ना, उसका रेस्ट इनर्शिया भी कम होगा, थोड़ा सा फोर्स इज सफिशिएंट टू जस्ट मेक इट इन मोशन, उसको मोशन में लाने के लिए थोड़ा भी फोर्स सफिशिएंट है। बट अगर इसी वोल्वो को धक्का मारना होगा तो हम सब लोगों को जाना पड़ेगा, क्यों भाई, उसका मास बहुत ज्यादा है ना, तो उसका रेस्ट इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है, सबको जाके धक्का मारना पड़ेगा, तब वो मोशन में आएगा। मेरा बात सबको समझ, मोर इज द मास, मोर इज द, लेस इज द मास, लेस इज द, तो ये तो रेस्ट इनर्शिया का एग्जांपल था कि दोनों रेस्ट में है, धक्का मार के मोशन में लाए। दूसरे एंगल से सोचो बेटा, मान लो दोनों भी मोशन में है, दोनों भी 100 के स्पीड से, कौन कौन, दोनों भी 100 के स्पीड से, और दोनों का ब्रेक फेल हो, दोनों को रुकाने का है बेटा। अब चूंकि मारुति 800 छोटा सा है, उसका रेस्ट इनर्शिया भी छोटा सा है, छोटा भीम को बुलाएंगे, 2-4 लड्डू खाएगा, रुका दे, बराबर बराबर। वोल्वो को रुकाना तो वहां पे छोटा भीम काम नहीं कर पाएगा, बाहुबली को बुलाना पड़ेगा, बाहुबली। मेरा बात सबको समझा बेटा कैसा है, तो छोटा सा मास था, छोटा सा इनर्शिया, छोटा सा फोर्स सफिशिएंट, बट अगर बड़ा सा मास है, बड़ा सा इनर्शिया, बड़ा सा फोर्स लगेगा। मेरा बात सबको समझा बेटा, मैंने क्या बोला, एक चीज अभी क्या दिमाग में आया, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास, लेस इज द इनर्शिया। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, फटाफट आंसर देना बेटा, फटाफट आंसर देना प्लीज, सोच समझ के फटाफट आंसर देना। एक बात बताओ, अभी तक क्या दिमाग में आया है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास, लेस इज द इनर्शिया। मुझे एक बात बताओ बेटा, मान ले ये तुम्हारा है लीनियर मोशन और ये तुम्हारा है रोटेशनल मोशन, क्या क्या इनर्शिया सिर्फ लीनियर मोशन में ही होता है, रोटेशनल मोशन में नहीं होता? क्या हमारा इनर्शिया सिर्फ लीनियर मोशन में होगा,
रोटेशनल मोशन में नहीं होगा, होगा, रोटेशनल मोशन में भी होगा। तो इनर्शिया लीनियर मोशन में भी होता है और रोटेशनल मोशन में भी होता है। बट लीनियर मोशन का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। और रोटेशनल का किस पे डिपेंड करता है? एमआई पे। किस पे बोल? एमआई पे। क्लियर हुआ? इनर्शिया देख इधर भी है इधर भी है, बट लीनियर मोशन का इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। और रोटेशनल मोशन का इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? बेटा एक छोटा सा पहले ना थियोरेटिकल बता देता, फिर प्रैक्टिकल के एग्जांपल देता। एक सिंपल सी बात, इसका एक पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा सिग्निफिकेंस में एक लाइन मारूंगा मैं, लाइन सबको दिख रहा है ना रे? देख, ए है लीनियर मोशन, ए है रोटेशनल मोशन। सुन रहे हो ना? फोर्स बोले तो मास, बड़ा पर फोर्स बोले तो मास। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? मत बोल बेटा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एमवी स्क्वायर। ये भी पढ़ा हम लोगों ने। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तीनों भी पढ़ा है ना? परिचित है तीनों भी, पहचानते हैं। Tau is equals to I alpha. Kinetic energy is half I omega square और angular momentum is I omega. I omega. ये बेटा ये तीनों भी हमारे लिए अपरिचित है, तीनों को हम नहीं जानते। आज शाम तक इससे हमारा परिचय हो जाएगा, आज शाम तक हो जाएगा बेटा इन तीनों से। फिलहाल ये लीनियर मोशन के तीन है, ये रोटेशनल मोशन के तीन फॉर्म है। बेटा देख मतलब तीनों भी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है। भाई को लीनियर मोशन करना है किसी बॉडी का, ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। और वैसे रोटेशनल मोशन करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? टॉर्क। टॉर्क अप्लाई करते हैं ना ऐसा, तो जो यहाँ पे फोर्स है वो भी फोर्स है। मतलब ये लीनियर मोशन का फोर्स है और रोटेशनल मोशन का फोर्स है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। तो फोर्स फोर्स इक्वल साइन, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन, क्या फर्क है दोनों में? ये लीनियर एक्सीलरेशन है और ये एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर बोले तो जब सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन होगा तो उसके एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बेटा ए बी फोर्स इक्वल साइन एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ पे जो मास है उसी के जगह पे यहाँ पे कौन है? एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट काइनेटिक एनर्जी इक्वल साइन हाफ वेलोसिटी का स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब जो जहां पे जिस प्लेस पे यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या एम, मतलब जो एम का रोल है वही यहाँ पे किसका रोल है? आई का। ये देखो मोमेंटम लीनियर मोशन है तो लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल साइन वेलोसिटी मींस जहां पे यहाँ पे m है वही यहाँ पे क्या? I. Whatever role played by mass in linear motion, same role is played by moment of inertia in rotation. बात सबको समझा? पक्का सबको समझा? तो क्या समझा आप लोगों ने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्या समझा? ये तो डेफिनेशन वाली बात सबको जाने ही दो बेटा, हमारे खोपड़े में बात जाएगी ना तो ही हम लोग ना एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, याद रखो। मेरा बात सबको समझ रहा है तो उसको कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो कि एमआई बोले बोलो हमको दिमाग में क्या। चलो अभी मैं पूछूंगा और भी क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप लोगों के साथ और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सबको समझा ना बेटा? एक डेफिनेशन वाला बात समझा, एमआई समझा बेटा क्या है? कि भाई जो भी एक रोल होता है मास का वही रोल होता है एमआई। यहाँ तक क्लियर है? मुझे एक बात बता, जो भी सीखा उसके ऊपर जरा सोच समझ के आंसर दे। कच्चा अंडा देख, बॉइल्ड अंडा भी देख। कच्चा अंडा बॉइल्ड अंडा, बेटा दो अंडे लिए आप लोगों ने, दोनों का मास सेम है और दोनों का साइज भी सेम। क्या बोला मैंने?
मास भी सेम और साइज भी सेम दोनों का, बट एक बॉइल्ड है और एक कच्चा अंडा रो आ गया, बेटा दोनों में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा या फिर दोनों का सेम होगा? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, कच्चे अंडे का बॉइल्ड अंडे का? बहुत बोलते हो ना संडे हो या मंडे डेली खाओ, एडवांस लेवल इसका। ओके ओके चिल। हाँ भाई, ये भाई मोबाइल बंद कर दे मेरा बच्चा, बस क्या रे, मैं पका रहा हूँ रे, सड़ा रहा हूँ, मेरा अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाना, अब तो मोबाइल देख रहा है मेरा, सो बैड है, ऐसा मत किया कर। अच्छा नहीं लगता, सीखने को आए तो कुछ सीख के जाना बेटा, अच्छा ही सिखा रहा हूँ ना, सड़ा रहा हूँ क्या? ऐसा करेगा, ऐसा करेगा तो खुद को फील होगा अरे मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या, इसके लिए वो मेरा प्रोजेक्ट छोड़ के मोबाइल में लगा, अच्छा नहीं लगता, हमको बुरा लगता है, समझ कर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो फास्ट। अच्छा कच्चा अंडा वाला साइंस, कच्चा अंडा वाला जो बोलना चाहते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एक ही। ओके अच्छा बॉइल्ड अंडा वाले रेजोनेंस, और बाकी लोग किधर कह रहे बराबर है, बराबर दोनों सेम है। बेस मतलब कॉन्सेप्ट समझे नहीं हो? अरे समझ के तो बता, तू ना अलग बात गप्पा गोष्ठी करना बात होता समझा। अरे थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, दोनों का भी तीन ही ऑप्शन है, या तो कच्चा अंडा या बॉइल्ड अंडा, या दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बोला है दोनों का साइज भी सेम है, मास भी सेम, बोला है मैंने मास भी सेम और साइज भी सेम, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। बेटा उस बच्चे का आंसर सही है, कच्चे अंडे का ज्यादा होगा। कैसे कैसे, एक काम कर सो, एक काम करो ध्यान से, आप घर पे ना 2 अंडा लेना, कच्चा अंडा बॉइल्ड अंडा, बराबर है, दोनों को ऐसे ना अपने फ्लोर पे से जोर से घुमाना बेटा, ऐसे दोनों को रोटेट करना, देखना कौन ज्यादा देर तक रोटेट होता रहता है, जो ज्यादा देर तक रोटेट होगा ना बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, और जो जल्दी से रुक गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। आपको पता चलेगा बेटा ना, कच्चा अंडा देर तक घूमता रहता है, बॉइल्ड अंडा थोड़ा जल्दी से रुक जाता है, मतलब कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अभी आप बोलोगे लेकिन सर एक बात बताओ, आपने जो हमको सिखाया उससे अलग हुआ कि नहीं? आपने बोला कि दोनों का मास सेम है, साइज सेम, तो सर फिर कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ज्यादा हो जाएगा? इसलिए ज्यादा हो जाएगा बेटा क्योंकि कच्चे अंडे में मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के देखो बेटा, मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या। एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान से देखो बेटा, मैं ऐसे खड़े रहूं तो, ऐसे खड़े रहो तो, और अगर ऐसा बैठ जाऊं तो मेरे बॉडी के मास में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मेरे बॉडी का मास वही रहेगा बेटा, लेकिन अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, इस पोजीशन पे बॉडी के मास से दूर दूर तक फैले हुए, इस पोजीशन पे आ गया तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो गया, और अगर ऐसा बैठ गया तो मेरे पूरे बॉडी का मास से कम कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, हाँ या ना? पॉइंट समझ रहा है? मतलब मेरा मास उतना का उतना ही रह रहा है, लेकिन मेरा मास से डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में अलग अलग है। बेटा देख यहाँ पे मेरा मास से डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, मास तीनों जगह पे से, बट यहाँ पे मास से डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो क्या आर वाला पार्ट है ना वो ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, और बैठ जाऊंगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम ही कम हो जाएगा। बेटा ये रीजन है ना, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो, आप ऐसे करके रोटेट होना चाहोगे तो बहुत इजीली रोटेट हो जाओगे, बराबर है, ऐसे रोटेट करने को बोलेंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, और बैठ के तो वाली पोजीशन पे कर पाएंगे क्या? समझा बेटा, हमारे बॉडी का मास वही था ना, लेकिन क्या क्या डिफरेंस है समझा, यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया और बैठ गया तो एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया, और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा, इसके लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ बेटा बोलो, इजीली रोटेट हो पा रहा हूँ, इजीली रोटेट हो पा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा कम हो गया तो रोटेट होना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, और बैठ जाने के बाद जब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम ही कम हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब एम आई मोर, more is the inertia, am I less, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है बेटा, मैंने क्या बोला है पक्का सबको समझ में आया? अब आप बोलोगे सर फिर कच्चे अंडे बॉइल्ड अंडे का बेटा,
बेटा देख, जब आप उसको ऐसे घुमाते हो जोर से, गोल 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 घूम रहा है, तो जो अंडा है उसके बीच वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा अंडा गोल 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 घूम रहा है, बराबर है क्या? जब हमारा अंडा रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके अंदर के जो मासेस है वो कौन सा मोशन करेंगे? सर्कुलर मोशन। और जब अंदर का जो लिक्विड है, इसको यॉर्क बोलते हैं, लिक्विड है बेटा, वो सर्कुलर मोशन करेगा, उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल की वजह से वो बीच में से किधर चले जाएंगे? ऐसे ऐसे सरकमफेरेंस की तरफ चले जाएंगे कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, मतलब बीच में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। मास उतना ही है लेकिन मासेस किधर चले गए? दूर चले गए। मतलब क्या बढ़ गया? मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। जो बॉइल्ड अंडा रहता है ना बेटा, फिक्स्ड रहता है, जिसका मास जहां पे वहीं का वहीं पे रहेगा। वो थोड़ा वेरी होगा, क्या चेंज होगा? तो माना दोनों के मासेस सेम है, लेकिन बॉइल्ड अंडे में मासेस पास में भी है, दूर भी है। और कच्चे अंडे में क्या हो गया? मासेस दूर दूर ही है। क्लियर है? अच्छे सबको समझे? इसके लिए कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बॉइल्ड अंडे का कम। क्लियर है? एक और एग्जांपल ये वाला स्केल देखो, ये देखो, ये बेटा स्केल देख, ये वाला बराबर है। इसका जो भी मास है सब यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा है क्या इधर ही मास है बाकी का पूरा बॉडी फोकल है, या इधर मास है पूरा बॉडी फोकल है? ऐसा नहीं है ना, मासेस सब जगह पे है। बट इन सारे मासेस को अगर मैं एक ही पॉइंट पे कंसीडर करना चाहूं तो कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ मास। और अगर इसका लेंथ 31 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का है तो किधर होगा? पूरे बॉडी का मास 15 पे। तो मैं बोल सकता हूँ 15 सेंटीमीटर पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मान लो हम इसको किधर भी होल्ड करें, यहाँ पे होल्ड करें, यहाँ पे होल्ड करें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे, इसके मास में कोई फर्क पड़ेगा? होल्ड करने का मतलब है कि यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, डिस्टेंस में यहाँ से मेजर कर सकता हूँ। यहाँ पे होल्ड किया मतलब यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। होप यू आर गेटिंग दिस, बराबर है? तो इसके पूरे बॉडी का मास किधर है? 15। मैंने कहाँ पे होल्ड किया? वन ऑफ द एंड पे, मतलब डिस्टेंस से कितना हो गया? मतलब मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना हो गया? 15 15। समझो बेटा, अब मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ 25 सेंटीमीटर और मास कहाँ पे है? 15 पे। अब डिस्टेंस कितना हो गया? 10। अब समझो बेटा मैं उसको 20 पे होल्ड कर रहा हूँ, 20 पे। अब वो डिस्टेंस कितना हो गया? 5। और मैंने 15 पे होल्ड किया तो डिस्टेंस क्या हो गया? 3। मतलब कहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा बेटा? जब मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा तो, कि मास तो सब जगह के लिए सेम है, पर जब यहाँ पे होल्ड किया हूं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, और कम और कम और कम और कम, और सेंटर पे गए तो क्या हो जाएगा? मेरा पॉइंट सबको समझा? ये देख बेटा, मैंने यहाँ पे ऐसा होल्ड किया और उसको देख यहाँ पे ऐसा फोर्स अप्लाई, ये देख जरा जरा ध्यान से देखे, छोटे ध्यान से देख, इधर देख, ये देख कितना इजीली रोटेट हो रहा है, कितना इजीली हो रहा है ना बेटा। थोड़ा यहाँ पे होल्ड किया, थोड़ा कम हो गया, मोमेंट पे रहने का पार्ट थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे होल्ड किया तो देख और भी कम हो गया, और सेंटर पे होल्ड किया तो बहुत समझा। मतलब जब इसका एमआई ज्यादा था इस पोजीशन पे, एक ही फोर्स अप्लाई किया, आराम से घूमे जा रहा है बेटा, मतलब उसका रोटेशनल मोशन का टेंडेंसी ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा मतलब टेंडेंसी ज्यादा है, इनर्शिया कम हो गया, टेंडेंसी भी कम हो जाए, और भी कम और भी कम, जीरो ही हो। बात सबको समझा बेटा? तो मोर इज एमआई, मोर टेंडेंसी फॉर रोटेशनल मोशन, लेस एमआई, लेस टेंडेंसी फॉर। मेरा बात समझा? याद कर, बहुत इजीली रोटेट हो पाएंगे, थोड़ा कम बैठ कर ना हो जाएगा। क्या आ रहा है दिमाग में? आया बेटा सबको? मुझे बताओ, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा हॉलो। अभी समझ गया आप लोग? हॉलो, क्योंकि वहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सब क्लियर? चल, एक डिस्क है और एक रिंग है,
दोनों का मास सेम, दोनों का रेडियस सेम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि रिंग में मासेस सिर्फ दूर दूर ही है ना बेटा, इसमें पास में भी है और दूर भी है, गड़बड़ हो जाएगी। सच क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, सब पूछ रहा हूँ। तो मैंने देखा बेटा टायर्स को, देखा इसका सारा का सारा मास सरकमफेरेंस पे ही रहता है, बीच में रहता है क्या? बीच में तो फोकल खोखला कुछ नहीं रहता बेटा, सारा का सारा मास कहाँ पे रहता है? सरकमफेरेंस। क्योंकि हवा भी वो सरकमफेरेंस वाले पार्ट में भरते, उसका वजन बढ़ता है। समझ सोचो हवा है तो क्या वजन रहेगा, उठा के देखना पता चले, है ना बेटा? तो उसका वजन रहता है, तो पूरा मास, और रोटेट कहाँ से होता है? एक्सिस से, और मास कितना है? सरकमफेरेंस पे दूर दूर है, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? ज्यादा। एक बार मोशन में आया तो मस्त मोशन में रहेगा। बात सबको समझो क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज्यादा। उसका रोटेशन की टेंडेंसी क्या रहेगी? ज्यादा। इसका क्लियर? तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, सब कुछ सबको समझा अच्छे से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझा पक्का? तो क्या करोगे बोलो? अच्छा मैंने आपको कोई पीडीएफ भेजा है कि नहीं भेजा? ठीक है चलो, मैं इसका एक भेज देता हूँ पीडीएफ रोटेशनल का पूरा, मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स को मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ, थोड़ा समय बचेगा, देखते हैं। मैं वो देता हूँ, उसके बाद फिर चल लिखने का स्टार्ट करो, फिलहाल हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ, पीडीएफ आ जाएगा तो फिर अपने लिखने का बंद कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया से इनर्शिया लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, of inertia of body, moment of inertia of a body about an axis of rotation is defined as, I repeat, moment of inertia of a body about an axis of rotation is defined as, sum of product of, defined as sum of product of all small masses, sum of product of all small masses, all small masses, and square of their distance, and square of their distance from axis of rotation, from axis of rotation. That देखो वे देखो, ए अभी इसको ये वाला राइट हैंड साइड में डायग्राम ड्रॉ करो, लेफ्ट हैंड साइड में इसको पूरा लिख लो यहाँ तक, और इसको जल्दी
ओके, नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, hence whatever role played by mass in linear motion, hence whatever role played by mass in linear motion, hence whatever role played by mass in linear motion, same role is played by moment of inertia in rotational motion. Same role is played by moment of inertia in rotational motion. So, क्या लिखा? Hence, whatever role played by mass in linear motion, same role is played by moment of inertia in rotational motion. बराबर है बेटा? अब बेटा मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, आप लोग अपने ओन वर्ड्स में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, भोजपुरी जिसको जिसमें लिखना है बेटा लिख के रखो। क्या लिख के रखोगे बेटा पता है? जो एग्जांपल्स मैंने दिया ना, कच्चे अंडे का, बॉइल्ड अंडे का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, इवन मैंने जो मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दिया, तो आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उसको ओन वर्ड्स में लिख लो बेटा। 2 मिनट अपने ओन वर्ड्स में जो भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। समझे मेरी बात? मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको याद रहना चाहिए। भूलना जन्म से अधिकार है ना बेटा, बर्थ राइट है ना। भूल 2 दिन में भूल जाएंगे, 3 दिन में भूल जाएंगे, लिख के रखेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख के रखेंगे, कभी भी एक बार गो थ्रू करेंगे तो याद आ जाए। इसके लिए तो आएगा, तो आएगा। तो ठीक है, हाँ कॉलेज चालू।
So fine. Next. ओके, सब ध्यान देखो भाई, ध्यान अगली बात। Radius of gyration, that is K. Radius of gyration क्या everyone? सिंबल उसका K है, पर रेडियस ऑफ gyration का मीनिंग क्या है जरा सब समझने का कोशिश करो। सब सुन रहे हो मेरी बात? देख मैं बताया ना बेटा, फिजिक्स में डेफिनेशंस अलग होता है, समझने का मीनिंग अलग होता है, तो समझ में आएगा तो फिर बहुत आसान हो जाता है। तो प्लीज जरा उस चीजों को समझने का कोशिश करो। पहले मैं इसका मीनिंग ही बताता हूँ, यहाँ पे जरा उल्टा करना पड़ेगा। मैं पहले इसका मीनिंग बताता, फिर इसका डेफिनेशन एंड ऑल हम लोग पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जैसे कोई भी बॉडी है, एनी शेप ऑफ बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ स्मॉल डिफरेंट मासेस। उन सारे मासेस का अपना अलग अलग डिस्टेंसेस भी है, सबके अपने अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। जो अलग डिस्टेंसेस है यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5, Rn, क्या सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस है क्या? नहीं, उन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज डिस्टेंस है, बोले तो R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, R4 स्क्वायर, Rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। इसको हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू बोले तो एवरेज वैल्यू, बोले तो मीन वैल्यू, बराबर है। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होना चाहिए? क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? किसी भी एक रोटेटिंग बॉडी में जो अलग अलग मासेस के अपने अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, उन सारे डिस्टेंसेस का जो एक एवरेज मीन डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आपके मन में ऐसा आएगा कि सर रेडियस ऑफ गायरेशन आप बता रहे हो कि मीन वैल्यू होता है, चलो सर एग्रीड। सर एक तो हमारा फॉर्मूला नहीं है मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का। हमारा मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड क्या रहता है? जितने भी वैल्यूज दिए R1, R2, R3, Rn, उन सारे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे और जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज है उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज आ जाएगा। ये क्या कर रहे हो सर आप? जो RMS बोल रहे हो, RMS का फुल फॉर्म यही है ना, रूट मीन स्क्वायर। RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू बोले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बोले तो एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले स्क्वायरिंग कर रहे हो और बाद में फिर उसका रूट भी निकाल रहे हो, मतलब पहले आप खुद लगा रहे हो बाद में फाइनल भी बुझा रहे हो। मतलब क्या उसका उसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है ना बेटा। उसका मतलब
मतलब है, उसके पीछे का लॉजिक है, तो उसको ऐसा क्यों करेगा? हमारे पास आज तक का जो मेथड है वो बराबर था ना। because of sign convention लोगों ने पढ़ा ओरिजिन का राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू नेगेटिव, ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाला वैल्यू नेगेटिव, आउटवर्ड्स पॉजिटिव, इनवर्ड्स नेगेटिव। पढ़ा ना? मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? मैं क्या, ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने पढ़े। तो पॉइंट ऐसा हो जाएगा, अब ये बॉडी है, समझो बॉडी है, ऐसा अलग अलग शेप का बॉडी है, इधर भी मासेस है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, सब तरफ मासेस। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, बहुत सारे निगेटिव वैल्यूज होंगे, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, और सारे वैल्यूज को जब बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यू नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं सारा पॉजिटिव वैल्यू सारा नेगेटिव वैल्यू हो गया तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो नहीं भी हुआ तो बहुत सारे वैल्यूज कैंसिल होने की वजह से हमको एवरेज वैल्यू नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू हो कि निगेटिव वैल्यू, पहले सबका स्क्वायरिंग करो तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह जाएगा, और जो निगेटिव वैल्यू था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सारे पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, फिर सबका मीन निकाल लेंगे, सबका मीन आ गया, क्योंकि हम सबका स्क्वायरिंग किया था, इसके लिए स्क्वायर रूट। कौन समझा बेटा? तो हम लोग वही प्रोसीजर कर रहे जो पहले वाला था, लेकिन जो बीच में प्रॉब्लम था निगेटिव और प्लस माइनस का, उसके हिसाब से पहले हम लोगों ने सबका स्क्वायरिंग करके पॉजिटिव कर दिया, सबका मीन वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि हम लोगों ने सबका स्क्वायरिंग किया था। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट निकाल, और इस तरह से हम वैल्यू मिल जाए। पहले रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल डिस्टेंसेस। कौन से डिस्टेंसेस? कौन से डिस्टेंसेस बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से और अलग अलग के अपने अलग अलग डिस्टेंसेस। इससे क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आई है? फाइन, इसको ऐसे रहने दो। फिलहाल रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, जरा लिखो सब। आपको बुक में डेफिनेशन भी नहीं दिया हो तो लिखो, रेडियस ऑफ गायरेशन राइट डाउन। Radius of gyration, radius of gyration of a body, radius of gyration of a body about an axis of rotation, about an axis of rotation is defined as about an axis of rotation is defined as distance between axis of rotation axis of rotation and a point at which entire mass of the body can be supposed to be concentrated, can be supposed to be concentrated, तो क्या बोला बेटा? बोलो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी
about an axis of rotation is defined as distance between axis of rotation and a point at which entire mass of the body can be supposed to be concentrated so as continue करो so as moment of inertia of the body about given axis of rotation remains the same. So as moment of inertia of the body about given axis of rotation remains the same. सुन रहे हो सब मेरी बात? मतलब कैसा है ना, यहाँ पे सिचुएशन कैसा है ना, अब इसका मीनिंग जरा, मतलब मीनिंग तो मैंने पहले ही बता दी, उसको जो मैंने डेफिनेशन दिया उसका जरा मीनिंग समझो क्या है। समझो हमारा बॉडी है, इस बॉडी का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो कैसा फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है क्या? समेशन i = 1 to n mi/ri², यही है ना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का मेथड, तो यही है ना, बराबर। तो इस तरह से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक दूसरा मेथड हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मान लो यहाँ पे पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये लिखा ना हम लोगों ने। तो जो पूरे बॉडी का मास है, पूरे बॉडी का मास, इस पूरे बॉडी के मास को लिख दोगे m, और जो डिस्टेंस है उसको लिख दोगे k। इस k का स्क्वायरिंग करो, मास के साथ मल्टीप्लाई करो, आपकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? यहाँ पर भी तो समेशन ऑफ ऑल स्मॉल m क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, और टोटल समेशन ऑफ ri क्या हो जाएगा? एक एवरेज डिस्टेंस। तो ये तो हमारा एवरेज डिस्टेंस है, मैंने पहले बताया है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी मुझे क्या दे देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वही मैंने आपको लिख के दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन is distance between axis of rotation and the point at which entire mass of the body can supposed to be concentrated. देखिए जो आगे का एक और लिख के दिया ना बाद में, so as moment of inertia of the body remains the same। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों, इसका मतलब ये है कि दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं, वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने बोल दिया कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन है, लेकिन वो रेडियस ऑफ गायरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप बोलोगे सर कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता, वो बताओ। मैंने बताया ना, अबाउट दिस सेम एक्सिस मैंने पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। अब मैं क्या करूंगा? पूरे बॉडी के मास को यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, उसका स्क्वायरिंग करके मास के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मैंने पता अभी भी मुझे क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मैच हो जाए तो मैं इस डिस्टेंस को बोल दूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके लिए मैंने क्या कंडीशन डाल दिया? सो एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी रिमेन्स द। सबको समझा मैंने क्या बोला? सबको समझा बेटा? मतलब इन शॉर्ट याद रखो ना, यही हमारा फार्मूला रहेगा, इन जनरल फार्मूला। अब आगे हम चलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि एक रॉड है, रॉड में चार अलग अलग जगह से एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास करो, चार अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियास आएंगे। डिस्क ले लो, रिंग ले लो, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सब में अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और कभी किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में किसी ने पूछा तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलोगे यार? हर बॉडी का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक ही बॉडी में अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इन जनरल अगर कभी बात करना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो आप किसकी बात करोगे? I = mk²।
समझो बेटा, ये हमारा एक इन जनरल फार्मूला हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये है रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे बेटा हम लोगों ने सारे अलग अलग मासेस का एक सेंटर ऑफ मास काउंट कर लिया, उसी तरह से सारे अलग अलग डिस्टेंसेस का एक एवरेज डिस्टेंस काउंट कर लिया। क्या बेटा बोलो? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन और ये मास, यही हमको दे देगा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होप यू आर गेटिंग दिस। तो अभी क्या करोगे बेटा बोलो? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आपको प्लीज, छोटू सुन रहे मत। हाँ तो तू तो जम रहा है एकदम, कुल्फी हो रहा है तो मैंने ठीक है, तो वो लोगों ने एडजस्ट कर, तो एडजस्ट कर। यहाँ देख बेटा, अभी मैंने जो डेफिनेशन दिया वो हो गया। डेफिनेशन इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये तो डायग्राम भी बाजू में ड्रॉ करके रखो और इसको लिखो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। लिख लिया ये वाला डायग्राम, बाजू में फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम से कितना लिखो, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, के इज इक्वल टू अंडर आई बाई एम, ऐसा भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू अंडर आई बाई एम। ठीक है, इसके नीचे इसका फॉर्मूला डायमेंशन क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट पहले बोलो। ठीक है सब ठीक है, ऐसा यूनिट बोलो क्या होगा, मीटर। मीटर क्यों? डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस है तो मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या होगा, L1 L0 T0 बराबर लिखो तीनों। ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा बोलो, मीटर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। डायमेंशन L पावर 1 M0 T0। याद रहेगा सबको? फाइन। अभी मुझे इसका भी सिग्निफिकेंस बोलना है बेटा। क्या बताना? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरा सिग्निफिकेंस समझने का कोशिश करो क्या है एवरीवन। यहाँ देखो सब लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस पता है ना, वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन का भी सिग्निफिकेंस ओवर एंड ऑल हमारे दिमाग में ये है कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका लेंथ कितना बेटा बोलो, 30 सेंटीमीटर। लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, और वन ऑफ द एंड पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, 50। समझो स्केल 60 सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर का, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, बराबर है 60 का होगा तो 30। 120 सेंटीमीटर का है तो, और 240 सेंटीमीटर का है तो मींस व्हाट, अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है 15, मतलब मासेस ज्यादा से ज्यादा
30 सेंटीमीटर तक फैले हुए हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट अगर ये हो गया 30 रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब मासेस कहां तक फैले हुए हैं 60 सेंटीमीटर। हो गया 60 मतलब मासेस 120 सेंटीमीटर तक, और रेडियस ऑफ गायरेशन 120 मतलब मासेस 240 तक फैले हुए। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन हमें क्या बता रहा है? मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। क्या बता रहा है बेटा, बोलो? मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। मोर इज द मास, मतलब मोर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, मींस masses are widely distributed from axis of rotation. Value of radius of gyration is less, मतलब masses are closely distributed from axis of rotation. बात सबको समझा? Significance of gyration. Adding डालो significance of radius of gyration. Significance of radius of gyration. Significance of radius of gyration. लिखेंगे first point, radius of gyration of a body. Radius of gyration of a body about an axis of rotation. Radius of gyration of a body about an axis of rotation. About an axis of rotation. About an axis of rotation. Indicates about. Indicates about mass distribution of the body. Indicates about mass distribution of the body. Mass distribution of the body. Okay? Mass distribution of the body. Second point, if value of radius of gyration is more, if value of radius of gyration is more, if value of radius of gyration is more, it means masses are widely distributed. It means masses are widely distributed from axis of rotation. Widely distributed from axis of rotation. Widely distributed from axis of rotation. If value of radius of gyration is less, if value of radius of gyration is less, it means masses are closely distributed from axis of rotation. Closely distributed from axis of rotation. डन बेटा? ये सबको समझा मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझा? तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे रोटेशनल में, क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था
मैंने बोला नोटबुक बंद करना, ऐसा बोला? हाँ? मत देखना, मैंने मेरी बात सुनना। मैंने ऐसा बोला, देख सिर्फ सुन, विजुअलाइज कर जो मैंने पढ़ा है, याद कर मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले से हम लोगों ने पढ़ा था ये रोटेशनल मोशन क्या है, देन हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिर एक स्टेटमेंट मैंने दिया था कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट होता है तो एक लाइन में जितने भी मासेस होते हैं उन सारे मासेस का लीनियर स्पीड क्या रहता है बेटा, बोलो? डिफरेंट, बट एंगुलर स्पीड सबका क्या रहता है? फिर मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पहले मैंने बताया था कि भाई इट इज द पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी का मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, और साथ में एक और आगे एक लाइन लिख के दिया था, इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसका पहले मैंने मतलब बताया कि न्यूटन्स इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है, वो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में पूरे बॉडी का मास क्या हो जाता है? जीरो। फिर क्यों जीरो होता है इसका तो बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने, वो टीसी वाला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल थे, बहुत सारे एग्जांपल दिया था। फिर बेटा ना मैंने आप लोगों को उसके फॉर्मूले के बारे में बताया, तो आपको मैंने बताया 3 फॉर्मूले हैं, एक मास और डिस्टेंस के फॉर्म में, तो मास और पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, दूसरा मास और कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, और तीसरा एक ऐसा था जिसमें 2 मासेस दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है, तो हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको कौन से प्रिंसिपल पे सॉल्व करेंगे, मैंने वो भी लिख के दिया था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, याद आ रहा है? उसके बेसिस पे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने बताया था आप लोगों को। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एग्जाम में लिखने वाला पॉइंट क्या है, समझने वाला पॉइंट क्या है, दोनों अपन ने डिस्कस किया। रेडियस ऑफ गायरेशन अपन ने डिस्कस किया, यहीं तक किए बेटा। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें जो अगला पार्ट है, पहले बात तो हम लोग सबसे पहले आज शाम को क्या करेंगे, ये जो 3 डेरिवेशन है ना, 3 डेरिवेशन कौन से, 3 डेरिवेशन मतलब 3 जो अपरिचित लोग थे ना उनका ही डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। कौन से 3 अपरिचित लोग? टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। इन तीनों का सबसे पहले हम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद पता है एक टर्म हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद आ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना, उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, और उसके बेसिस पे हमको 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेटा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, मतलब जो 24 आवर्स है अब उससे ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझने वाला पॉइंट है। याद करो आप लोगों ने कैप्लस का सेकंड लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशन टॉपिक, कैप्लस का सेकंड लॉ। कैप्लस का जो सेकंड लॉ है उसको पढ़ते समय ना थोड़ा सा दुविधा आता है यार, वो बोलते हैं इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, तो इक्वल एरिया दिखता नहीं है, तो अपने को उसमें कंफ्यूजन जैसा रहता है। वो पॉइंट भी इससे सॉल्व करेंगे हम लोग, इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। आप लोग ओलंपिक के गेम्स देखते हो, ओलंपिक गेम्स में डाइवर्स का गेम होता है, तो लोग एक हाइट पे जाते हैं बेटा, और वहां से पानी के अंदर जंप करते हैं, देखा है बेटा? वो हाइट से जब पानी के अंदर वो लोग जंप करते हैं, नहीं भी देखा होगा ना बेटा तो गूगल आंटी से ना वो क्लिप जरा देख लेना एक, है ना, देख लेना। रीजन कैसा पता है, रीजन कैसा बेटा पता है, वो देखे रहेंगे तो हमको विजुअलाइज होगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो विजुअलाइज होगा ऐसा क्यों। आप लोग देखना बेटा, वो लोग जंप करने से पहले ना अपने बॉडी को आंकड़ा वाकड़ा करते फिर जंप करते, तो हमको लगता है शाइनिंग मार रहे हैं। चुपचाप जंप करना भाई, को शाइनिंग मार रहे हैं, तो शाइनिंग नहीं मार रहे होते, उसके पीछे का लॉजिक है, अपन सब लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, किसमें बेटा बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अच्छे से पढ़ के आओ फिर अपन करेंगे। कल कल हिमांशु सर का लेक्चर है भाई, कल हिमांशु सर